प्यारे बच्चों, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस ये मॉडल क्वेश्चन जैक के साइट पर आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल जारी किया गया है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th के लिए। इसके प्रश्न और उत्तर को देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1953। इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट। फिर है तीसरा, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है? तो सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों में है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया है? तो योजना आयोग को ही नीति आयोग बना दिया गया है। ग आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ? तो 1971। बॉम्बे योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये कृषि पर जोर देना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना था जो उद्योग पर जोर देना था। फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्तांतरित हुआ? तो भारत और बांग्लादेश। ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2001। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिका और ब्रिटेन। पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1954। वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवास शब्द का क्या अर्थ है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब क ख ग तीनों अंक हो जाएगा। 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका हो जाएगा ताशकंद समझौता। कोई भी राष्ट्र अपनी विदेशी नीति को ध्यान में रखकर बनाता है तो राष्ट्रीय हित। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1975। भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष विशेषाधिकारों को कहा जाता था? तो प्रीवी पर्स। 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की? सोवियत संघ। शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 3 जुलाई 1972। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड। बामसेफ का मतलब है तो पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है कमी। मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे? तो महाराजा बोधचंद्र सिंह। पृथ्वी का वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? तो ओजोन। कम हो रही है, यहाँ तो गलत लिखा गया है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार बढ़ रही है? यहाँ बढ़ होना चाहिए था, बढ़ बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1920। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1992। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? तो यूएनओ। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थिति बनाए रखने की कला है जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रुभाव रखते हैं। कहने मतलब है कि यदि किसी मेरे मित्र से लड़ाई हो गया है तो हम उससे बातचीत बंद कर दिए हैं, उसके तरफ देखना पसंद नहीं करते, तो ये एक तरह का शीत युद्ध हो गया। उसका कहीं बुराई करते हैं तो ये शीत युद्ध हो गया। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी
और कितने गैर अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं, जबकि अन्य 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य चीन, रूसी संघ, फ्रांस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है। फिर है यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूएनओ के 4 मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। दूसरा, युद्धों से बचते हुए न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से राष्ट्रों के बीच राष्ट्रों के बीच संकट का समाधान करना। तीसरा है सबसे मजबूत और कमजोर राष्ट्रों के भेदभाव से बचकर और मैत्रीपूर्ण संबंध, सहयोग और समन्वय बढ़ाकर विश्व शांति के लिए स्वास्थ्य वातावरण बनाना। चौथा है सभी राष्ट्रों को एक साथ लाना और उनके बीच सहयोग करके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करना। 35 है सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किसके विचार पर आधारित है? तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। मार्क्सवाद, लेनिनवाद सोवियत संघ का वैचारिक आधार था। तिब्बत के कौन पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शरण ली? तो दलाई लामा। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 सदस्य देश हैं। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट शब्द से आप क्या समझते हैं? तो कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को औपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या महत्व है? तो वीटो पावर अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को वीटो मतलब नामंजूर करने का अधिकार देता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना शांति और सुरक्षा बनाए रखने में इन 5 सदस्यों की भूमिका को अहम माना जाता है, इसलिए इन्हें वीटो पावर दिया गया। फिर 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणाम की संक्षेप में चर्चा करें। तो प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन को विशेष महत्व दिया। जब माओ ने 1949 में समाजवादी राज स्थापित किया तो भारत ने इसे तुरंत मान्यता देकर उससे कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। 1954 में दोनों देशों के बीच मित्रता व व्यापार की संधि हुई, जिसमें पंचशील के सूत्रों को रखा गया, लेकिन 1958 के बाद इन संबंधों में दरारें पड़ने लगी क्योंकि चीन ने सीमा विवाद उठाया। माओ ने नेहरू को ब्रिटिश साम्राज्य का सहायक स्वान कहकर निंदित किया। चीन ने 1914 में निर्धारित मैकमोहन रेखा को नकारा, जिसके तहत तिब्बत व नेफा, अब अरुणाचल प्रदेश, के बीच विभाजन किया गया। चीनी शासकों ने कहा कि यह रेखा एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने डाली थी, जिसे उस समय चीन की कमजोर सरकार ने मान लिया था। वास्तव में यह क्षेत्र चीन का है। उसने जम्मू कश्मीर में लद्दाख के क्षेत्र भी मांगा, लेकिन भारत ने ऐसे आग्रह को स्वीकार नहीं किया। मार्च 1959 में चीनी सेनाओं ने घुसकर तिब्बत हड़प लिया, लेकिन नेहरू ने इसे चीन का घरेलू मामला बताकर उसका विरोध नहीं किया। अब बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने अपने साथियों के साथ भारत में शरण ली, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें निर्वासन में राज बनाने की अनुमति नहीं दी। दोनों देशों के विशेषज्ञों के समूह समय समय पर वार्ता करते रहे, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसके पीछे प्रबल कारण बताए जा सकते हैं। पहला है, चीनी शासकगण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सूत्र में विश्वास नहीं रखते थे और इसलिए वे सोवियत नेता खुरवेचो तथा भारत के नेहरू के आग्रहों का उपहास कर रहे थे। दूसरा है, चीनी शासकगण हर समस्या का बलपूर्वक समाधान करने की रणनीति के पक्षधर थे। चीनी शासनगण ऐसे प्रयास करके एशिया के अन्य देशों को प्रभावित करके उन्हें अपने नेतृत्वाधीन करना चाहते थे। चीनी शासकों ने अनुमान लगाया कि युद्ध से भारत के आर्थिक विकास को धक्का लगेगा, जिससे वहां असंतोष फैलेगा, नेहरू की कांग्रेस सरकार का पतन होगा, साम्यवादी लोग सत्ता में आ जाएंगे। चीनी शासकों ने यह भी अनुमान लगाया कि कोई बड़ी शक्ति गुटनिरपेक्ष भारत की सहायता नहीं करेगी तथा भारत सोवियत मित्रता का सही परीक्षण हो सकेगा। चीनी शासक अपने देश की आर्थिक समस्याओं से अपने लोगों का ध्यान हटाना चाहते थे, जो माओ की महान उछाल की नीति की असफलता कारण पैदा हुई थी। इस युद्ध ने चीन ने भारत को हराया तथा उसकी लगभग 30,000 वर्ग मील भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। भारत को तुरंत अमेरिका और सोवियत संघ की निःशर्त सैनिक सहायता मिली। युद्ध रुक गया। दिसंबर 1962 में
कोलंबो में 5 गुट निरपेक्ष देशों श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, घाना व मिस्र का सम्मेलन हुआ। उनके सुझाव आए जिन्हें भारत ने कुछ शर्तों के साथ मान लिया, लेकिन चीन ने इसे नकार दिया। इस युद्ध के कारण भारत-चीन संबंध टूट गए, लेकिन इस अपमानजनक पराजय ने भारत को एक शिक्षा दी कि उसे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए। तो बच्चों, ये जो आंसर है आपका, आपको यहाँ से यहाँ तक ही लिखिएगा तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर वाला छोड़ भी सकते हैं। अगला है मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मंडल आयोग का गठन 1979 में जनता दल की सरकार द्वारा किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल थे। सन 1977 के लोकसभा के चुनाव में जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और शैक्षणिक सेवाओं में 25 से 33% तक स्थानों के आरक्षण की बात कही थी। जब वह केंद्र सत्ता में आए तो इसी संदर्भ में उसने वीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया, जो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग के निम्नलिखित कार्य सौंपे गए। पहला, पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस संबंध में सुझाव देना। दूसरा, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की परिभाषा हेतु कसौटियां निर्धारित करना। तीसरा है, अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं सिफारिशें करना। चौथा, केंद्र व जिन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, वहां आरक्षण की सुविधाओं का पता लगाना। 42 है, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से क्या लाभ हुए। तो पहला लाभ हुआ कि इससे देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुए, और दूसरा है इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक हो गया। 43 है, ऑपरेशन इनफिनिट रिच क्या था। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच किल्टन के काल का दूसरा सैनिक अभियान था। सन 1998 में आतंकवादी संगठन अलकायदा ने नैरोबी मतलब केन्या तथा दार ए सलाम तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावासों में बम धमाके किए। ये बम धमाके कट्टर मुस्लिम विचारधारा पर आधारित थे। इसका बदला ही ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच था। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। इस ऑपरेशन से अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। 44 है, भारत में गठबंधन राजनीति का युग कब से प्रारंभ हुआ। तो 1990 के दशक में राजनीतिक संघवाद और आर्थिक उदारीकरण के मामले में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं, उनका महत्वपूर्ण पहलू 1979 से नई दिल्ली में मौजूद गठबंधन सरकारें और अल्पमत सरकारें भी है। 1979 तक कांग्रेस के लंबे प्रभुत्व के बाद केंद्र में गठबंधन और अल्पमत की सरकारें दिखी। हालांकि केंद्र में गठबंधन सरकारें बनना 1989 में शुरू हो गया था और उसके बाद से ही जारी रहा, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ जनता पार्टी जो 1977 से 79 तक रही, में इस तरह से गठबंधन ही थी। 1979 से 1999 के दशक में कई अस्थिर गठबंधन और अल्पमत सरकारें दिखी, जो एक के बाद एक आती रही। भारत में गठबंधन और अल्पमत सरकारें संसदीय व्यवस्था की उस नाकामी का नतीजा है, जिसके तहत वह सरकार बनाने के लिए निचले सदन मतलब लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने के पैमाने पर खरी नहीं उतर पाती है। 1989 के बाद से कोई भी पार्टी सदन में बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। केवल 1914 में भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें हासिल कर पाई। 2014 के चुनावों में भाजपा जीत नीत राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन मतलब राजग ने 336 सीटें जीतकर, जिसमें भाजपा की 282 सीटें शामिल थी, ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 45 है, कौन से देश दक्षेस के सदस्य हैं। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। 7 संस्थापक देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के विदेशी सचिव के परामर्श के बाद
इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। इस संगठन का मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। 46 है, सोवियत संघ के विघटन के किसी एक कारण की चर्चा करें तो सोवियत संघ के विघटन के कारण, सैन्य कारण, अंतरिक्ष और हथियारों की प्रतिस्पर्धा में सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सोवियत संघ के संसाधनों का बड़ा नुकसान हुआ था। मिखाइल गोर्बेचे की नीतियां तो मृतप्राय होती सोवियत अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए गोर्बेचे ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइक नीति को अपनाया। ग्लासनोस्त का उद्देश्य राजनीतिक परिदृश्य का उदारीकरण था। पेरेस्ट्रोइक का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित उद्योगों के स्थान पर अर्ध मुक्त बाजार नीतियों को प्रस्तुत करना था। इसने विभिन्न मंत्रालयों को अधिक स्वतंत्रता से कार्य करने की अनुमति दी और कई बाजार अनुकूल सुधारों की शुरुआत की। बी है, इन कदमों ने साम्यवादी विचार में कई पूर्ण जागरण का प्रवेश कराने के बजाय संपूर्ण सोवियत तंत्र की आलोचना का मार्ग खोल दिया। पहला, राज ने मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के ऊपर अपना नियंत्रण खो दिया तथा पूरे सोवियत संघ में लोकतांत्रिक सुधार आंदोलनों ने गति पकड़ ली। दूसरा, इसके साथ ही बदहाल होती अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी आदि के कारण जनता में असंतोष बढ़ रहा था और वे पश्चिमी विचारधारा एवं जीवन शैली की ओर आकर्षित हो रही थी। बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को मैं धीरे धीरे करके बढ़ा देता हूं, आप लोग इसको देख लीजिए। 47 है, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की विस्तृत चर्चा करें। तो इसको आंसर को आप लोग देख लीजिए, जिसमें आपको ये लिख देना है, गुटनिरपेक्ष को अपनाए जाने के कारण निम्नलिखित प्रकार के हैं। तो ये आपका कारण है। भारत की गुटनिरपेक्षता के प्रमुख लक्ष्य। फिर है गुटनिरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं लिख देना है। साइट में जाके भी आप इसको देख सकते हैं, मेरे साइट पर भी इसका आंसर उपलब्ध है, DRGP82 साइट है। 48 है, सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। 49 है, भारत श्रीलंका संबंध पर एक नोट लिखें। 50 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस के वर्चस्व के युग की चर्चा करें। 51 है, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष उत्पन्न हुए चुनौतियों पर चर्चा करें। विभाजन से क्या क्या समस्या और उसका चुनौती आया था, जैसे देश में बड़े पैमाने पर गरीबी और निरक्षरता बढ़ा, विविधता में एकता सुनिश्चित करना, कम आर्थिक क्षमता, शीत युद्ध, तनाव, ये सब समस्या आया था। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। भारत पर कई अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से क्यों छूट दी गई। तो इसका आप आंसर देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत दिन से बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि इस पर भी वीडियो बनाइए सर, तो फाइनली मैंने बना दिया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा और किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।